नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 कालीन का दर्द। कालीन मतलब जो हम कारपेट फर्श पर बिछाते हैं ना, उसे हम कालीन बोलते हैं। और आपको पता है उस कालीन को बनाने के लिए बहुत से बच्चों को उस काम में लगाया जाता है, जिन्हें हम बाल श्रमिक या बाल मजदूरों के नाम से जाते हैं। उनसे जी तोड़ मेहनत करवाई जाती है, पर उन्हें मेहनताना उतना नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात तो यह कि बच्चों से मजदूरी करवाना एक कानूनन जुर्म है, और उस जुर्म को करते भी हैं लोग और उन्हें पूरा मेहनताना भी नहीं देते। तो बस यहीं पर भुखमरी, बेरोजगारी और बाल मजदूरी की समस्या की ओर इस पाठ ने हमें खींचा है। इस पाठ में हमें बताया गया है कि कितनी उन पर प्रताड़नाएं दी जाती हैं उन्हें, और किस तरह से वो काम करवाया जाता है। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। उस शाम को एक अजीब घटना घटी। विक्की और दिव्या टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। विक्की की आंखें पर्दे पर जमी हुई थी और वह कटोरी में से चिप्स निकालकर खा रहा था। आउट! चिल्लाते हुए वह उछलने लगा। उत्साह में उसके हाथ से चिप्स नीचे गिर गए। इसके पहले कि वह उन्हें उठाता, वे सब गायब हो गए। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है, बढ़ाई करती हुई सी आवाज सुनाई दी। अब वो जो चिप्स खा रहा था वो उस कालीन पर गिर गए, पर गिरने पर उसका चकनाचूर हो जाना संभव था ना, लेकिन वो चिप्स वहां दिखा ही नहीं, गायब हो गया। और फिर एक आवाज आई, वाह कितने स्वादिष्ट चिप्स हैं। दीदी, ये कालीन तो बोल रहा है, विक्की धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि उसे भी आवाज सुनाई दी थी। सुनो, उसने कालीन की ओर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं अजीज हूं, इस कालीन को बनाने वाले बच्चों में से एक, उसमें से जवाब आया। तुम तो एक छोटे बच्चे जैसे प्रतीत हो रहे हो, तुमने ये कालीन कैसे बनाया होगा? दिव्या ने अविश्वास से पूछा। अब उस कालीन में से एक बच्चे की आवाज आ रही थी, जिसका नाम था अजीज। तो उसने कहा कि भाई तो छोटे से बच्चे की आवाज है, ये बच्चा इतना सुंदर कालीन कैसे बना सकता है? मैं तो फिर भी बड़ा हूं, मुझसे भी छोटे छोटे बच्चे यह काम करते हैं। अजीज ने उदास स्वर में जवाब दिया। कहाँ? विक्की पूछने लगा। कालीन के कारखानों में, जहां मैं रहता हूं, अजीज बोला। तुम वहां रहते हो तो तुम्हारी आवाज यहां कैसे आ रही है? दिव्या ने उससे पूछा। वो क्या है कि एक दिन जब मैं ये कालीन बुन रहा था, तभी मैंने दिन में ही एक सपना देखा। मुझे लगा कि जिन लोगों ने यह कालीन खरीदा है वे मुझे भी अपने घर ले जाएं। जब तुम्हारी माँ यह कालीन खरीद कर लाई, मेरा सपना भी यहाँ पर साथ आ गया। अब यहाँ पर वो कैसे बता रहा है कि मैं जब कालीन बुन रहा था तो मैंने एक सपना देखा था कि काश जो इस कालीन को खरीदेगा वो मुझे भी अपने घर में ले जाए। तो बस ये सपना जो था वो उस कालीन के साथ यहाँ आ गया और अजीज उनसे बातें करने लगा। वैसे तुम हो कहाँ? असली रूप कहाँ है तुम्हारा? विक्की जानने के लिए बहुत उत्सुक था। वहीं कारखाने में। क्या तुम वहां खुश नहीं हो? विक्की ने पूछा। खुश? वहां हमें सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करना पड़ता है। केवल दोपहर में खाना खाने के लिए 1 घंटे की छुट्टी मिलती है। जब काम खत्म होता है तब तक हम इतना अधिक थक चुके होते हैं कि खेलने का सवाल ही नहीं उठता। लेटते ही हमें नींद आ जाती है। तुम्हारा मतलब कि तुम स्कूल नहीं जाते? विक्की को थोड़ी सी जलन होने लगी। हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले बहुत गरीब हैं ना। वे हमें स्कूल भेजना तो दूर, खाना तक नहीं खिला पाते। उन्होंने यह सोचकर हमें यहाँ पर भेज दिया कि हम यहाँ पर कुछ ठीक से रहेंगे। उन्हें पता नहीं कि यहाँ हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार होता है। काश मैं अपने घर जा पाता। आवाज में सिसकियां मिली हुई थी। दीदी, अजीज तो रो रहा है, विक्की भी रुआंसा होकर बोला। अजीज, रो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुमसे तुम्हारे असली रूप में कैसे मिल सकते हैं? दिव्या ने उससे पूछा। हाँ, अजीज ने अनिश्चय पूर्वक कहा। अगर तुम लोग कारखाने आओ तब शायद। वह चुप हो गया। दिव्या ने ठान ली कि वह अजीज से अवश्य मिलेगी। शाम हो चुकी थी। मेहरा जी दफ्तर से आ चुके थे। जैसे ही वे कमरे में आए, दिव्या दौड़कर उनके पास पहुंची और बोली, हम लोग कालीन का कारखाना देखना चाहते हैं। मेहरा जी ने कुछ सोचा, फिर बोले, तुम्हें रविवार को कारखाना ले जाएंगे।
बच्चों को रविवार तक का इंतजार करना भारी लग रहा था। अजीज भी बहुत उत्साहित था। तुम लोग मुझे करघे का काम करते हुए देखोगे, उसने बताया। मालिक साहब किसी को भी करघे देखने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वे किसी को पता नहीं चलने देना चाहते कि यहाँ पर बच्चे काम करते हैं। अगर उन्हें लगे कि तुम उनसे कालीन खरीदोगे तब वे तैयार हो सकते हैं। अब यहाँ पर अजीज उन्हें बता रहा है कि जब तुम कालीन बनाने के कारखाने में आओगे तभी तुम मुझसे मिल सकते हो, और वहां पर भी तब जब तुम कालीन खरीदने की इच्छा करोगे, और फिर तुम्हें वो जहाँ पर करघे का काम होता है वहां लेकर के आएंगे, क्योंकि वहां पर बच्चों को सामने नहीं रखा जाता था। क्यों? क्योंकि अगर किसी को पता लग जाए कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाएगी। इसीलिए वो बच्चों को छुपा करके उनसे काम लिया करते थे। कारखाने की ओर जाते समय बच्चों ने ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को बता दी थी। वहां पहुंचने पर एक मोटे अधेड़ व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। अधेड़ मतलब आधी उम्र वाला, आधी मतलब जो अपनी आधी उम्र व्यतीत कर चुका है, यही कोई 50-60 वर्ष की उम्र वाला। यही होगा मालिक, दिव्या ने धीरे से विक्की को बताया। आइए, स्वागत है, कोई कालीन खरीदेंगे? वह उन लोगों को अंदर के कमरे में ले जाते हुए बोला। उस कमरे में हर रंग और आकार के कालीन रखे हुए थे। कुछ कालीन देख चुकने के बाद श्रीमती मेहरा ने कहा, मेरे बच्चे देखना चाहते हैं कि ये कालीन कैसे बनाए जाते हैं, क्या आप उन्हें दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति के चेहरे पर सतर्कता के भाव आ गए। अब वो व्यक्ति जो था वो सतर्क हो गया कि ये क्या बात हो गई, कालीन खरीदने आए हैं तो कालीन खरीदें, अंदर का सब कुछ क्यों देखना चाहते हैं? तो उस व्यक्ति के दिमाग में ये बात आ गई कि कहीं इन लोगों को पता न चल जाए कि जहां पर ये कालीन बनाए जाते हैं वहां पर छोटे छोटे बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है। श्रीमती मेहरा ने तुरंत एक लाल कालीन को छूते हुए कहा, ये वाला बढ़िया है। उन्होंने मेहरा जी की ओर मुस्कुराकर देखा। उस आदमी का चेहरा चमक उठा। हाँ, मैडम, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वह उसे लपेटने लगा। हम अभी बाद में तय करेंगे, श्रीमती मेहरा ने कहा, पहले हम करघा देखेंगे। वह आदमी थोड़ा हिचकिचाया। उसकी इच्छा तो नहीं थी, पर फिर भी सौदा पटता है तो जरूर, मुझे खुशी होगी, यहाँ से आइए। अंत में उसने उत्साह दिखाते हुए उन सब लोगों से कहा। वह उनको आंगन के पास एक संकरे रास्ते से होता हुआ एक धीमी रोशनी वाले कमरे में ले गया। बाहर तेज धूप में रहने के कारण उन्हें अंदर देख पाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। क्यों? क्योंकि जब हम बाहर किसी तेज रोशनी से अंदर कमरे में आते हैं तो हमें अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है ना, क्योंकि हमारी आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो रोशनी के हिसाब से फैली हुई होती हैं। जब हम रोशनी में होते हैं तो हमारे आंखों की पुतलियां उतनी सिकुड़ी हुई होती हैं, और जब हम अंधेरे में आते हैं तो हमें उन्हें और फैला करके देखना पड़ता है। इसलिए जब हम प्रकाश से अंधेरे में आते हैं या अंदर किसी जगह पर आते हैं तो हमें अंधेरा दिखाई देता है। वैसे ही उन्हें भी अंदर देख पाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। कुछ देर बाद बड़े बड़े करघे दिखाई दिए। वहां कम से कम 20 बच्चे काम कर रहे थे। हर ओर ऊन के रोए उड़ रहे थे और विक्की को खांसी आने लगी। है ना, करघा मतलब जहां पर कालीन बुना जाता है। और कालीन किससे बुना जाता है? ऊन से। तो जब ऊन चलती है तो उसमें से उसके बुर निकलने लगते हैं, छोटे छोटे से बॉल्स निकलने लगती हैं। तो वो चारों तरफ उड़ रही थी, जो नाक में घुसती हैं, है ना, छोटे छोटे से रोए होते हैं। तो वो विक्की को ये सब वहां जाकर के खांसी आने लगी। यह हमारा कारखाना है, मालिक शान से बोला। ये बच्चे, क्या इनसे काम करवाना कानून के विरुद्ध नहीं है? मेहरा जी ने कड़े स्वर में कहा। कानून क्या इन्हें रोटी देगा? मैं इनकी देखभाल करता हूँ, घर में ये भूखे रह जाएंगे, वह आदमी शेखी बघारता हुआ बोला। इस बीच विक्की और दिव्या बच्चों के चेहरे देख रहे थे। उनमें से अधिकतर 8 से 12 साल के थे। वे सभी डरे हुए लग रहे थे। हालांकि उन्हें देखकर कुछ झेपे झेपे मुस्कुराए भी। उन्हें काम बंद किए देखकर मालिक उन पर जोर से चिल्लाया, अपना काम चालू रखो, समय बर्बाद मत करो। बच्चे ऊन काटने और बुनने में फिर से जुट गए। केवल एक पतला सांवला लगभग 10 वर्ष की आयु का बालक उन्हें बराबर देखा जा रहा था। दिव्या उसके पास गई। अजीज, उसने आशा भरी आवाज से पूछा। बच्चे ने झिझक कर सिर हिलाया और चौंक कर उसे देखने लगा। चौंका क्यों? क्योंकि उन्होंने सपना उनका देख लिया था ना। उन्हें तो नाम मालूम था, पर अजीज को पता नहीं था कि इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तुम हमें नहीं जानते, तुम्हारे सपने ने ही तो हमें यहाँ बुलाया है,
अब उसने बताया कि तुम जो सपना देख रहे थे उस सपने ने हमें यहाँ बुलाया और तुम्हारा नाम भी हमें उसी सपने से पता चला। बच्चे के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। तुम आ गए, सच में आ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस बच्चे से बातें करते देख श्रीमती मेहरा उसके पास आई। दिव्या, कौन है ये? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। माँ, यही अजीज है जो कालीन के माध्यम से हमसे बातें किया करता था। श्रीमती मेहरा आश्चर्य से अजीज की ओर देखने लगी। क्या तुम सच में इनसे बातें करते थे? अजीज नीचे देखते हुए बोला, मैं तो बस अपने आप से बातें करता था। काम के समय मैं कई बार ऐसा करता हूँ, विशेष रूप से तब जबकि मुझे घर की याद आती है। श्रीमती मेहरा ने अजीज का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके हाथों में गहरे घाव थे। ऊन काटते समय हमारे हाथों में ऐसा हो जाता है, उसने हिचकते हुए जवाब दिया। तुम्हारा घर कहाँ है? श्रीमती मेहरा ने पूछा। बिहार में। मालिक हमें 4 साल पहले यहाँ लाया था। उसने अच्छा वेतन और खाना देने का वादा किया था। मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, इसलिए वे तैयार हो गए, लेकिन यह हमें न तो पैसे देता है, भूखा रखता है और मारता भी है। इसने 1 साल बाद घर भेज देने को कहा, लेकिन मैंने अपनी माँ को 4 साल से नहीं देखा। अजीज का चेहरा सिकुड़ने लगा था। तब मेहरा जी भी वहां आ गए थे। यही है अजीज, श्रीमती मेहरा ने बताया। मेहरा जी ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। श्रीमती मेहरा ने उन्हें अजीज की कहानी सुनाई। मेहरा जी सहम कर बोले, ऐसा लगता है कि यह आदमी इन बच्चों से गैर कानूनी ढंग से काम करवाता है। अगर हम अभी कुछ करेंगे तो उसे संदेह हो जाएगा और यह इन्हें छिपा देगा। हो सकता है कि इनकी पिटाई भी करे। हम वापस जाकर अधिकारियों से बात करेंगे। सिर्फ अजीज को ही नहीं, बल्कि सारे बच्चों को मदद की जरूरत है। मेहरा जी अजीज की तरफ मुड़े और प्यार से बोले, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें जल्दी ही यहाँ से ले जाऊंगा। तुम धैर्य रखो और इस बारे में किसी को बताना मत। यह रहा मेरा पता, आवश्यकता पड़ने पर तुम यहाँ आ सकते हो। अजीज ने सिर हिलाया। मालिक वापस आ गया। वह बाहर किसी ग्राहक के पास चला गया था। जब उसने मेहरा जी को अजीज से बातें करते देखा तो उसे कुछ संदेह हुआ। आप उसे जानते हैं? उसने पूछा। नहीं नहीं, मेहरा जी बोले, जो कालीन वो बना रहा है हमें अच्छा लगा है। हाँ हाँ, अच्छा काम करता है, थोड़े सपने अवश्य देखता रहता है। मैडम को जो कालीन पसंद आया था उसके बारे में क्या विचार है? मालिक उत्सुकता से बोला। असल में वह हमें ज्यादा अच्छा लगा जो वह बच्चा बना रहा है। हम चाहते हैं कि आप उसे हमारे लिए रख लें। मेहरा ने जवाब दिया। जरूर जरूर, मालिक प्रसन्नता पूर्वक बोला। 1 सप्ताह में यह तैयार हो जाएगा। वापस आते समय रास्ते में विक्की ने पूछा, उसकी सहायता के लिए हम क्या करेंगे? मैं श्रम आयुक्त को सूचना दूंगा, वह जरूरी कदम उठाएंगे। उसके पिता बोले। श्रम आयुक्त मतलब परिश्रम करने वाले या मजदूरी करने वाले जितने भी काम करते हैं उनके लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उनके ऊपर जो अधिकारी होते हैं उन्हें श्रम आयुक्त कहा जाता है। बच्चे घर पर भी अजीज के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाए। हर रोज उसे खुश करने के लिए कालीन के जरिए उससे बातें करते थे। एक दिन सुबह उनके पिता ने उन्हें अखबार के पहले पन्ने पर छपी खबर दिखाई। उसमें लिखा था, स्थानीय कालीन कारखाने पर छापा, 10 बच्चे मुक्त। करघों पर काम कर रहे बच्चों का फोटो भी था। विक्की और दिव्या उत्सुकता से बच्चों के चेहरे पहचानने लगे। इसमें अजीज कहाँ है? दिव्या ने पूछा। ये रहा, माँ ने जवाब दिया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बच्चे दौड़कर गए। दरवाजे पर अजीज अपने माता पिता के साथ खड़ा था। मेरे अब्बा अम्मी से मिलेंगे? अजीज बोला। ये मुझे घर ले जाने आए हैं। मालिक को आदेश मिला है कि वह हम बच्चों के बदले हमारे पिता को नौकरी दे, वह भी पूरी तनख्वाह पर। अब मैं स्कूल जा सकूंगा। बच्चों धन्यवाद, उसकी माँ ने कहा। नहीं, दिव्या बोल उठी, धन्यवाद तो अजीज के जादुई कालीन का दिया जाना चाहिए। और सब हंसने लगे, सब प्रसन्न जो थे। आपने समझा बच्चों कि इस पाठ में बाल मजदूरी को बताया गया है। अब ये बच्चे मजदूरी करने के लिए क्यों विवश हैं? क्योंकि यहाँ पर भुखमरी है, गरीबी है, आर्थिक विपन्नता के चलते उनके माता पिता मजबूर हैं और वो ऐसे कारखाने के मालिकों के हाथ अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। उन्हें ये लगता है कि कारखाने के मालिक उन्हें अगर काम देंगे तो उसके बदले में उन्हें खाना और अच्छी व्यवस्था भी देंगे। पर वो शायद ये नहीं जानते कि मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थवश बहुत कुछ कर डालता है, जिनमें इन बच्चों पर जुल्म और अत्याचार भी होते हैं।
तो हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें पता लगता है कि आपके आसपास कोई बच्चा ऐसा है जो बाल मजदूरी कर रहा है, बाल श्रम उससे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, तो ऐसे बच्चों की हम मदद करें। बच्चों का अधिकार है खेलना, शिक्षा प्राप्त करना और बड़े होना। खिलौने इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि बच्चे उनसे खेलकर अपने मस्तिष्क, अपने मानसिक स्तर का विकास कर सकें और शारीरिक रूप से भी विकसित हो सकें। यदि हम बच्चों को ही बड़ा नहीं कर सकते तो सोचिए, आज हमारे बच्चे अविकसित रहेंगे तो कल के युवा कैसे विकसित होंगे। अगर हमारा युवा वर्ग विकसित नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तो हमारा समाज, हमारा देश प्रगति के पथ पर कैसे बढ़ सकेगा। तो हम में से प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हम अपने आसपास रहने वाले बच्चों पर नज़र रखें। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा ऐसा आपको मिल रहा है जिससे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, या वो किसी आर्थिक विपन्नता के या मजबूरी के काम कर रहा है, तो हमें उसकी यथासंभव मदद करनी चाहिए। करेंगे ना बच्चों आप ऐसा?